तर्कशास्त्र विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अव्यवहित अनुमान के प्रकार, प्रतिवर्तन अर्थात ऑब्वर्जन के स्वरूप की विवेचना। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रतिवर्तन अर्थात ऑब्वर्जन का स्वरूप या इसकी परिभाषा क्या है, प्रतिवर्तन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं, विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ में प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। साथ ही आज के इस प्रतिवर्तन विषयक व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनके स्वरूप की भी विवेचना हम आज के व्याख्यान में करेंगे। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में अव्यवहित अनुमान के स्वरूप की विवेचना करते हुए ये स्पष्ट किया था कि अव्यवहित अनुमान जो है निगमनात्मक अनुमान का एक प्रकार है। जब भी किसी एक आधार वाक्य से कोई निष्कर्ष निगमित किया जाता है तो उसे अव्यवहित अनुमान या इमीडिएट इन्फ्रेंस कहते हैं। अव्यवहित अनुमान जो है इसका उदाहरण है सभी भारतीय एशियाई हैं और इससे जो निष्कर्ष निगमित होगा वह है कुछ एशियाई भारतीय हैं। अव्यवहित अनुमान के विभिन्न प्रकार हैं, किंतु इसमें से 3 प्रमुख हैं: परिवर्तन, कन्वर्जन, प्रतिवर्तन, ऑब्वर्जन, प्रतिपरिवर्तन, कॉन्ट्रापोजिशन। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में परिवर्तन की विस्तृत विवेचना की थी। आज के व्याख्यान का विषय जो है प्रतिवर्तन अर्थात ऑब्वर्जन है। प्रतिवर्तन जो है अव्यवहित अनुमान का ही एक प्रमुख प्रकार है। प्रतिवर्तन को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवर्तन अव्यवहित अनुमान की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी निरपेक्ष तर्क वाक्य के उद्देश्य पद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता और न ही इसके परिमाण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है। प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में हम किसी निरपेक्ष तर्क वाक्य के गुण में परिवर्तन करते हुए उसके विधेय के स्थान पर उसके पूरक पद का प्रयोग करते हैं। प्रतिवर्तन की जो ये प्रक्रिया होती है इसमें जो आधार वाक्य होता है अर्थात जिसका हम प्रतिवर्तन करते हैं उसे प्रतिवर्त्य या ऑब्वर्टेंट कहते हैं और इस आधार वाक्य से जो निष्कर्ष निगमित होता है उसे प्रतिवर्तित अर्थात ऑब्वर्ज कहा जाता है। प्रतिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। प्रतिवर्तन का जो प्रथम नियम है कि जब भी किसी निरपेक्ष तर्क वाक्य का हम प्रतिवर्तन करते हैं तो उस निरपेक्ष तर्क वाक्य में जो आधार वाक्य होता है एवं इससे जो निष्कर्ष निगमित होता है उसके उद्देश्य पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अर्थात प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में आधार वाक्य एवं निष्कर्ष में जो है एक समान उद्देश्य पद का प्रयोग किया जाता है। जो पद उद्देश्य के रूप में आधार वाक्य में प्रयुक्त होता है वही निष्कर्ष में भी प्रयुक्त होता है। प्रतिवर्तन का जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में जो विधेय पद होता है, जो आधार वाक्य का विधेय पद है, निष्कर्ष में उस विधेय पद के पूरक पद का प्रयोग किया जाता है। पूरक पद से अभिप्राय यहाँ उस पद से है जब भी हम किसी पद के व्याघाती पद का प्रयोग करते हैं तो उसे पूरक पद कहते हैं। पूरक पद की प्रक्रिया में हम किसी पद के आगे ए या नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय शब्द है, इसका जो पूरक पद होगा वह अभारतीय होगा। अंग्रेजी में यदि हम इंडियन शब्द का यूज़ करते हैं तो इसका जो पूरक पद होगा वह होगा नॉन इंडियन। इस प्रकार प्रतिवर्तन की प्रक्रिया का जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वह यह है कि जो आधार वाक्य में विधेय पद है निष्कर्ष में उसके पूरक पद का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्तन का जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है वह यह है
कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में हम किसी निरपेक्ष तर्क वाक्य के गुण में परिवर्तन करते हैं। यदि हमारा आधार वाक्य स्वीकारात्मक पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष जो है वह नेगेटिव होगा, और यदि हमारा आधार वाक्य निषेधात्मक या नेगेटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष जो होगा वह स्वीकारात्मक अर्थात पॉजिटिव होगा। इस प्रकार प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में हम किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य के गुण में जो है परिवर्तन करते हैं। प्रतिवर्तन का जो चौथा नियम है वह यह है कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में किसी भी निरपेक्ष तर्क वाक्य के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अर्थात यदि हमारा आधार वाक्य सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य है तो हमारा निष्कर्ष भी सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा, और यदि हमारा आधार वाक्य अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य है तो हमारा निष्कर्ष भी अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा। प्रतिवर्तन विषयक इन प्रमुख नियमों की विवेचना करने पर अब हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि जो विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य ए, ई, आई और ओ हैं, इनमें प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। सर्वप्रथम हम ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य, जिसे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य कहते हैं। ए प्रकार का जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है, इसकी संरचना होती है सभी उद्देश्य विधेय हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। यदि इसका हम एक उदाहरण लेते हैं कि सभी भारतीय एशियाई हैं, तो इसका जो प्रतिवर्तन है वह क्या होगा। जैसा कि प्रतिवर्तन के प्रमुख नियमों की विवेचना करते हुए हमने ये स्पष्ट किया कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में जो हमारा आधार वाक्य जो होता है, जो निरपेक्ष तर्क वाक्य है आधार वाक्य के रूप में, उसमें जो उद्देश्य पद प्रयुक्त होता है वही पद जो है निष्कर्ष में भी प्रयुक्त होता है। तो जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि सभी भारतीय एशियाई हैं, इसमें जो भारतीय जो है वह उद्देश्य पद है, एशियाई जो है विधेय पद है। निष्कर्ष में भी हमारा उद्देश्य पद जो है भारतीय ही रहेगा। प्रतिवर्तन में हमने दूसरा जो प्रमुख नियम था वो ये कहा था कि विधेय पद जो है उसके स्थान पर हम उसके पूरक पद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो विधेय पद है वह है एशियाई, और जो एशियाई पद का जो पूरक पद होगा वह होगा अएशियाई। एशियन अर्थात नॉन एशियन, और जो गुण है ये हमारा सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है, तो इसका जो प्रतिवर्तन होगा वह सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य होगा। प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में जो हमारा प्रतिवर्त्य है वह ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है, और इसका जो प्रतिवर्तित होगा वह ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा। अतः यदि हम सभी भारतीय एशियाई हैं, इस ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करेंगे तो इसका प्रतिवर्तन जो होगा वह इस प्रकार होगा कि कोई भारतीय अएशियाई नहीं है। इस प्रकार जो ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका जो प्रतिवर्तन होगा वह ई में होगा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा दूसरा सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य ई है उसमें प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। जो ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है वह सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसे हम नो सब्जेक्ट्स इज प्रेडिकेट, अर्थात कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। इसका उदाहरण हम लेते हैं कि कोई भारतीय एशियाई नहीं है। सर्वप्रथम ये गुण की दृष्टि से निषेधात्मक है, ये एक सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य है। यहाँ जो उद्देश्य पद है वह भारतीय है और विधेय पद जो है एशियाई है। प्रतिवर्तन के नियमों की व्याख्या करते हुए हमने स्पष्ट किया था कि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में उद्देश्य पद एवं परिमाण में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ जो है हम सर्वप्रथम उसके गुण में परिवर्तन करेंगे। तो ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है, इसका जो प्रतिवर्तन होगा वह ए में होगा, अर्थात कोई भारतीय एशियाई नहीं है। इसका यदि हम प्रतिवर्तन करेंगे तो वह होगा
सभी भारतीय अएशियाई हैं। इस प्रकार जो ई प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रतिवर्तन ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में होता है। सर्वव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्यों में प्रतिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट करने के पश्चात अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्य आई और ओ में प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। सर्वप्रथम हम अंशव्यापी स्वीकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य आई में प्रतिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। आई जो है हमारा, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि अंशव्यापी स्वीकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य है। इसकी जो संरचना होती है वह होती है सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट, अर्थात कुछ उद्देश्य विधेय हैं। यदि प्रतिवर्तन की प्रक्रिया के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई हैं, तो इसका जो प्रतिवर्तन होगा उस प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में, जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि उद्देश्य और परिमाण में कोई अंतर नहीं होगा, ये अंशव्यापी स्वीकारात्मक है, अतः इसका प्रतिवर्तन जो है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य में होगा। अंशव्यापी स्वीकारात्मक आई तर्क वाक्य है, अतः इसका निष्कर्ष जो होगा वह अंशव्यापी निषेधात्मक ओ प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा। और जो विधेय पद है उसके स्थान पर हम पूरक पद का प्रयोग करेंगे। अतः जब हम आई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करेंगे तो इसमें जो हमारा आधार वाक्य है वह ये है कुछ भारतीय एशियाई हैं। इसका जब हम प्रतिवर्तन करेंगे तो वह होगा कुछ भारतीय अएशियाई नहीं हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ओ जो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है उसमें प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। ओ जो है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है और इसकी जो संरचना होती है वह होती है सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट। हिंदी में कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। यदि हम उदाहरण लेते हैं कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं हैं, अब यदि हम इसका प्रतिवर्तन करेंगे तो प्रतिवर्तन की प्रक्रिया में हम सर्वप्रथम उसके गुण में परिवर्तन करते हैं और द्वितीय हम उसके विधेय के स्थान पर उसके पूरक पद का प्रयोग करते हैं। यदि इस उदाहरण में जो कि कुछ भारतीय एशियाई नहीं है, इसका यदि हम गुण में परिवर्तन करेंगे तो ये अंशव्यापी निषेधात्मक है, तो इसके गुण में परिवर्तन करने पर यह अंशव्यापी स्वीकारात्मक आई में परिवर्तित होगा और विधेय पद एशियाई के स्थान पर अएशियाई शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यदि हम ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन करते हैं तो वह होगा कुछ भारतीय अएशियाई हैं। इस प्रकार हमने प्रतिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्यों में प्रतिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट किया। ए, ई, आई और ओ में प्रतिवर्तन के इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि ये जो विभिन्न निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं उनमें जो हमारा ए प्रकार का निरपेक्ष तर्क वाक्य है इसका प्रतिवर्तन ई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में होगा और जो ई प्रकार का हमारा निरपेक्ष तर्क वाक्य है उसका प्रतिवर्तन ए में होगा। अंशव्यापी निरपेक्ष तर्क वाक्यों में आई का प्रतिवर्तन ओ में और ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन आई में होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्यों में प्रतिवर्तन की क्या स्थिति है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रतिवर्तन की प्रक्रिया को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रतिवर्तन विषयक प्रमुख नियम कौन कौन से हैं उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन किस प्रकार होता है उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य में प्रतिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
आई प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य का प्रतिवर्तन किस प्रकार होता है, उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ओ प्रकार के निरपेक्ष तर्क वाक्य के प्रतिवर्तन को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि प्रतिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए इसके प्रमुख नियमों की व्याख्या कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि प्रतिवर्तन के स्वरूप की विवेचना करते हुए ए, ई, आई और ओ में जो है प्रतिवर्तन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। प्रतिवर्त्य किसे कहते हैं? प्रतिवर्तित को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।